नगरी चौपट राज। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ, वजीर आला लैपटॉप स्कीम में बेज़ाब्तगियां, इंक्वायरी रिपोर्ट से कबल की अरबों रुपए के लैपटॉप की नई खेप तैयार। वफाकी हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावे, लेकिन पाकिस्तान का कर्जा 1800 अरब तक पहुंच गया। 2013 से अब तक कर्जे में 35% इजाफा। हुकूमत ने हर शहरी को कितना मकरूज किया, किसी के पास जवाब नहीं। और बलूचिस्तान के खतरों के खिलाड़ी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। लैपटॉप मुफ्त में मिले तो क्या ही बात है। वज़ीर आला पंजाब की लैपटॉप स्कीम को कई साल गुजर चुके हैं और दावा है कि पंजाब में आला तालीम को फ़रोग़ दे रही है ये स्कीम और नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई कर रही है। लेकिन कई साल से नाक़दीन कहते आए हैं कि इस स्कीम में बेज़ाब्ता सामने आती रही हैं और ये भी सवाल उठते रहे हैं कि हकीकी मानों में ये ज़रूरतमंद और ज़हीन तलबा को किस तरह से मदद फराहम कर रही है, कोई मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं। और बात करेंगे कर्जे की। खरबों रुपए का कौमी कर्जा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन बरामदात, बाहर से आने वाली सरमायाकारी और तरसील रकम यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकम सब कम हो रहे हैं। अगर एक तरफ पाकिस्तान की मईशत और तरक्की को बैनुल-अक़वामी मीडिया में मुस्बत करार दिया जा रहा है, क्या ये तरक्की खोखली है? शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। लैपटॉप स्कीम पर और इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों का दाग अभी धुला नहीं कि नए लैपटॉप ख़रीदे जा रहे हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी भी शुरू हो गई है। तफसीलात शिराज हसनात की इस रिपोर्ट में। सरकारी लैपटॉप स्कीम के 2014-15 के ऑडिट ने पंजाब के 5433 लैपटॉप की स्कीम में घपलों का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में पंजाब के 1171 तलबा को 2 बार लैपटॉप मिलने और 281 जाली शनाख्ती कार्ड पर लैपटॉप इशू होने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट में 1181 लैपटॉप का रिकॉर्ड मौजूद ना होने, 350 लैपटॉप जलने और चोरी होने का मामला भी उठाया गया। दौराने ऑडिट इस बात से पर्दा उठाया गया कि जिम्मेदारान के खिलाफ जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात की हदायत की, ताहम अंधेर नगरी ये कि करप्शन की तहकीकाती रिपोर्ट आने से पहले ही प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन ने मंजूरी के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत से 1 लाख नए लैपटॉप खरीदने का PC1 तैयार करके हुकूमत को भिजवा दिया है। वज़ीर आला पंजाब की लैपटॉप स्कीम में बेज़ाब्तगियां से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा शिराज हसनात, आपका भी बहुत शुक्रिया। शिराज, मलिक साहब पहले तो आपसे शुरू करूँगी। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी, उसमें बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ था, कई ऐसी चीज़ें थी, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट को 2 लैपटॉप मिलना, जाली शनाख्ती कार्ड वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची? अच्छा देखें, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एक ऑब्जर्वेशन है। अब उसने अभी एज ए क्वालिफाइड पैरा सक्सीड नहीं किया। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो रिपोर्ट देंगे, ठीक है, उसने थ्रेशोल्ड से गुजरना है 3 चीज़ों की। ठीक है, एक डिपार्टमेंटल अकाउंट कमेटी है, वहाँ से निकलेगा तो फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जाएगा और इसके अंदर स्पेशल अकाउंट्स कमेटीज़ भी इन्वॉल्व है। सो 3 थ्रेशोल्ड्स आर देयर। अभी जो ज़िम्मेदारान हैं, मतलब जो ये लैपटॉप तकसीम हुए, इनका क्वांटम जो था उसका ये 0.4% है जिसमें प्रॉब्लम आई है। ये जो नंबर ऑफ लैपटॉप्स है, क्योंकि 1 लाख से ज़ायद होते हैं जो लैपटॉप तकसीम किए जाते हैं, उसका 0.4% है। सो 99.96% हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ गुड मैनर, जिस पे कोई ऑब्जर्वेशन ऑडिटर जनरल ने नहीं दी। सो 0.4% के लिए हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को और जो कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ थी और जो कैंपसेस थे जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब इसमें एक चीज़ और बड़ी पर्टिनेंट है कि ये पेपरा रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल है, एडवर्टाइज किया जाता है, जो इंटरेस्टेड बिडर्स होते हैं, लोएस्ट बिडर्स होते हैं, वो सक्सीड करते हैं अपॉन द बेसिस ऑफ दोज एडवर्टाइजमेंट्स। तो अब जब वो
उनकी अब उनको कहा गया कि इसको रिकंसाइल करें, तो दे आर कमिंग विद देयर एक्सप्लेनेशंस। अगर जो क्योंकि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है तो कई माह पहले आई थी नहीं, उस पर जो मिनिस्टीरियल कमेटी बनी है, मिनिस्टीरियल कमेटी अपनी फाइंडिंग्स, ये मैंने को आज से 2 हफ्ते पहले ऑन रिकॉर्ड ये बात कही और चीफ मिनिस्टर की इस पर बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है, ठीक है, कि आई नीड दिस रिपोर्ट इन फोर्टनाइट, 14 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए। सो 14 दिन के अंदर एक जो रिपोर्ट प्राइमा फेशी है, जो आप कह रही हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आने के बाद, ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न था एंड वी नीड टू लर्न आवर लेसन्स फ्रॉम दिस। हमने इसको बड़ी क्लैरिटी के साथ इस पॉइंट को देखा और देखा कि जो 0.4% जो एक बड़ा छोटा नंबर है, जिसमें मतलब इसको इट इज़ वेरी ट्रिवियल इशू देन। ठीक है, मैं इस पे अब रिपोर्टर के पास जाना चाहूँगी। शराज मलिक साहब का तो कहना है कि ये बेज़ाब्तगियाँ जो सामने आई हैं, ये देयर आर फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई 0.4% उनका कहना है। अंबर, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऑडिटर जनरल ने बिल्कुल जब अपनी रिपोर्ट की है तो इसमें तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट से उनके जो लूप होल्स है उसके बारे में भी पूछा जाता है। और जो मलिक साहब चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स में इस रिपोर्ट को आगे फर्दर प्रोब किया जाएगा। मगर द थिंग इज दिस कि जब ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई और जो लैपटॉप स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बहुत बड़े दावे थे, उसमें ये सिर्फ 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द बैक डिटेल्स ऑफ 2011-12 की ऑडिट की, 13-14 की ऑडिट की, उसमें भी इसकी डिटेल्स थी। लेकिन इसके ऊपर जब ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हुई तो उस पर सीएम ने इमीडिएट इंक्वायरी का ऑर्डर किया। इस चीज़ को तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अर्सा हो चुका है। और जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे कि 15 दिन, अनफॉर्चुनेटली वो 15 दिन अभी तक पूरे नहीं होते दिखाई दे रहे, 60 दिन से ज़्यादा गुजर चुका है। ये चीज़ें जो पॉइंट आउट की गई थी, इसमें डिपार्टमेंटल मिसमैनेजमेंट भी शामिल थी, क्योंकि अभी इसमें इस ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये सारी की सारी सेरेमनीज मुनक्किद करवाई गई थी। मुझे सिर्फ एक वाक़या याद है पंजाब यूनिवर्सिटी वाला, कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी में जब लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की गई थी तो सिर्फ उस इवेंट का बजट जो था वो शायद 50 लाख प्लस था, उसकी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए। तो अभी वो चीज़ें उसके फर्दर उसमें आनी है। तो अभी मामला ये था कि जब ऑडिटर जनरल ने इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया और ख़ास तौर पे ये चीज़ें सामने आई कि कई स्टूडेंट्स को 2-2 दफ़ा लैपटॉप दिए गए, कई स्टूडेंट्स को जो है वो जली शनाख्ती कार्ड यानी स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट की टू गेट द लैपटॉप, और कई लैपटॉप्स का उसमें रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिल्कुल उस प्रोसेस में चलती है जब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है, लेकिन जो वज़ीर आला ने अहकाम किए थे उसकी रिपोर्ट नहीं आ सकी। और उसके तनाजुर में अभी ये मामला चल रहा था, मगर 2011 में ये लैपटॉप बांटना शुरू किए गए और 3,10,000 के करीब लैपटॉप बांटे गए, जिसमें हर साल ऑडिटर जनरल ने चीज़ें पॉइंट आउट की। तो उसमें से इस 2016-17 में क्या इतनी ज़रूरत पेश आ गई कि 5 से 6 सालों में 3,10,000 लैपटॉप, और सिर्फ 1 साल के लिए 2016-17 के लिए लैपटॉप जो है वो 1 लाख लैपटॉप कर दिए गए, जो तकरीबन 9 अरब रुपए से जायद की, 9 अरब 14 करोड़ से जायद की इसकी अमाउंट जो है। इसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी हैं, टैक्सेस भी हैं, बाकी सारी चीज़ें। टोटल PC1 जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन ने तैयार किया 2016-17 के लिए, वो 1 लाख लैपटॉप है। तो इसकी रीज़न क्यों पेश आई, क्यों आप एकदम से इतना आगे तक जा रहे हैं? और जो मेरिट की बात की जा रही है उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पहले मेरिट था कि आपने जो टॉपर्स हैं, जो A+ स्टूडेंट्स हैं, जो A स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने ये देना था। मगर अब तो लेवल ये आ गया कि आप बस अपने यूथ को मोबिलाइज करने के लिए, और इट्स सो कॉल्ड इलेक्शन स्टंट एज वेल, आप उनको लैपटॉप इलेक्शन स्टंट। ठीक है शिराज, मैं आपको थोड़ी देर रुकती हूँ और इसका जवाब मलिक साहब से लेंगे, लेकिन एक वक्फे। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब हुकूमत की जानिब से तुलबा को दिए गए लैपटॉप की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, लेकिन तुलबात उनको आज़ादी से बेच रहे हैं। ये बता रहे हैं लाहौर से डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैफ चीमा, जिन्होंने कुछ स्टूडेंट से कुछ देर पहले बात की थी। जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबे में IT के फ़रोग और इसी तरह तुलबा के अंदर बेहतर तालीमी रुझान के लिए वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम जो है उसका आगाज़ किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से लैपटॉप स्कीम पर शुरू से ही मुख्तलिफ़ किस्म के खदशात का जो है इजहार किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के घपले इसमें सामने आते रहे। और बहुत सारे लैपटॉप ऐसे जो स्टूडेंट्स को दिए जाते थे तो वो अमूमी तौर पर ओपन मार्केट के अंदर जो है हमें दुकानों के शोकेस के अंदर मिलते थे, जहाँ पे बासानी कोई भी बड़ी आसानी के साथ जाके वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के लैपटॉप जो थे वो ख़रीद सकता था। इस वक्त भी हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम इस शर्त पर इनके साथ बात कर रहे हैं कि इनका नाम और इनकी शनाख्त जो है उसको किसी सूरत ज़ाहिर नहीं किया जाएगा। तो इनसे पूछेंगे कि मार्केट के अंदर लैपटॉप्स क्यों मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है कि जो लैपटॉप एक स्टूडेंट को दिया जाता है वो बाद में बड़ी आसानी से हम लोग मार्केट से जाके ख़रीद सकते हैं? इसकी वजह सबसे पहले तो ये है कि जब यहाँ पे इनरोलमेंट हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई तो काफ़ी लेट जो है लैपटॉप इन्होंने दिए। उस वक्त तक हमारा कोर्स जो है वो काफ़ी आगे जा चुका था, जिसकी वजह से हमने अपने
लैपटॉप खुद परचेज़ कर लिए थे। तो और दूसरी वजह इसकी ये है कि जो लैपटॉप जो है लैपटॉप स्कीम में जो हमें मिले हैं, इसमें इनकी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे हार्ड ड्राइव है और रैम है, प्रोसेसर है, ये बहुत जो है जो बताए गए थे उनसे कम है, जिसकी वजह से ये हमारे किसी काम के नहीं है। इससे अच्छा तो है कि जो हमने मार्केट से परचेज़ किए हुए हैं वो बेहतर हैं इनसे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन किया गया जिसमें ये कहा गया कि तलबा की जो डिग्रियाँ उनको किसी सूरत वेरीफाई नहीं किया जाएगा जब तक कि वो अपने लैपटॉप नहीं दिखाएंगे। अगर ऐसा इक़दाम होता है HEC की तरफ से तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए तो ये सिंपल सी बात ये है ना कि अगर लैपटॉप के शिक रख देंगे जी लैपटॉप ला के दिखाएं, तो मेरा नहीं ख्याल, और बल्कि हमने प्रूफ देखा भी है कि कोई गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है हमारा कि हमने कौन से सीरियल नंबर का या कौन सा लैपटॉप दिया गया, और वो तो सिंपल सा है कि किसी भी दोस्त का पकड़ेंगे, दिखा के डिग्री ले लेंगे। जी, जिस तरह कि आपने देखा कि अमूमी तौर पर जो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्शन लिए गए हैं और इसी तरह HEC ने जो नोटिफिकेशन जारी किया कि तलबा के पास उसका भी तोड़ मौजूद है, लेकिन इस हवाले से जब हमारी मुख्तलिफ तलबा से बात हुई तो उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट को बजाय इसके कि मुख्तलिफ किस्म के नोटिफिकेशन जारी करे, बेहतर ये है कि अपनी जो लैपटॉप की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो रिसर्च वर्क और इस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं जिनको इस मकसद के लिए दिए जाते हैं कि वो बेहतर तौर पर पढ़ सकें, उनको उसका कोई ना कोई फ़ायदा भी हो सके। जी, तो यही स्टूडेंट से जब बातचीत करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कुछ हद तक मॉनिटरिंग नहीं है, मिसमैनेजमेंट भी नज़र आ रही है। मलिक साहब, स्टूडेंट्स जो हैं वो बेच रहे हैं, OLX पे आप जाएं आपको यही लैपटॉप मिलते हैं, आप हफीज़ सेंटर जाएं लाहौर में तो लैपटॉप मिलते हैं, तो दिस इज़ यू नो द एब्सेंस ऑफ मॉनिटरिंग, उसका यही टू बी ऑनेस्ट देखें, ये इट वाज इसकी मतलब इसकी इफादियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। ये बेसिकली जब कंसेप्चुलाइज किया गया तो ये एक नॉलेज इकोनॉमी के तौर पे इसको कंसेप्चुलाइज किया गया, और ये पूरे साउथ एशिया में इट्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर आपने इसको कोई मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस, जैसे मैंने आपके पहले जो शिराज की रिपोर्ट थी मैंने उस पर आपको बताया कि इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड विद ऑल लीगल सेंस। अभी तक वो एज ए क्वालिफाइड पैरा वो अभी तक क्वालिफाइड पैरा के तौर पर नहीं है। अभी ये जो रिपोर्ट, अभी मुझे जस्ट गिव मी ब्रीफ मिनट फॉर दिस। मेरा कहना ये है कि अगर आप एक चीज़ एक सौ लैपटॉप आप तकसीम करते हैं और 100 में से 96 रिपोर्टेडली ठीक गए, ठीक है, 4 गलत गए। अब जो 4 गलत गए उस पर आपने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि आप इनको तकसीम करें, तो मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी, इन स्पेशल अकाउंट्स कमेटी, इन पब्लिक अकाउंट कमेटी। मैंने जाके अपने उस थ्रेशोल्ड से गुजरना है, और एक मिनिस्टीरियल लेवल पे भी एक इंक्वायरी कमेटी बैठी है जो देख रही है। जो 2012, 13, 14 की जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स थी, और उसमें तो काफ़ी बड़े घपले नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट अ सिंगल क्वालिफाइड पैरा। ठीक है, उसकी जब आप क्वालिफाइड पैरा कहते हैं, मैं उसकी आपको समझाता हूँ मैं कैसे। देखें, ये दिस इज नॉट दिस एज जैसे हम इस बात को कह लें कि भी तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। इट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड, इट इज़ ऑल ऑन द पेपर। अब मैं जैसे अब ये रिपोर्ट देख रही हूँ, उसमें ये कहा गया है कि 20,000 का 1 लाख, ये 2014 में जब ये सामने आया था, 20,000 का एक लैपटॉप था। उसी स्पेसिफिकेशंस के साथ कुछ माह बाद फिर वो लैपटॉप जो है अचानक से उसकी कीमत बढ़ा दी, में इजाफा कर दिया गया, तकरीबन 40,000। देखिए इसमें इसको लेट्स पुट दिस फैक्ट स्ट्रेट फर्स्ट। ओके, अभी जो मेरा स्ट्रेस जो है इस बात पर है कि ये स्कीम बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है। इसमें आप उन स्टूडेंट से पूछें जिनको ये लैपटॉप्स मिलते हैं, कभी आपने उनके चेहरों पर वो खुशी देखी? हैव यू सीन दैट रिफ्लेक्शन देयर? अभी मेरी गुजारिश सुने, देखें, ये जितनी बात है, जितनी शिराज की बात थी और जितनी जो बाद में स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कर रहे थे, उन दोनों बातों को आप उनको बिल्कुल जक्स्टा पोजीशन में रख के एक ऑनेस्ट ओपिनियन बनाएं। अभी एक स्टूडेंट कह रहा है जी कि मेरे पास जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो बेटर है, मेरी ज़रूरत वो पूरी कर रहा है, तो हम उसको ग्राउंड रियलिटी के तौर पे लें। उसको गवर्नमेंट ने दिया और ये एलिगेशन है कि उसको जाके बेच रहे हैं, लेकिन उस पर हमारी मॉनिटरिंग विजिलेंस टीम्स फिरती हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स इसको गलत करने की कोशिश करते हैं, ओपन मार्केट में लेके जाते हैं, लेकिन तो स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सीरियल नंबर भी रिकॉर्ड नहीं होते, कि अगर आपने डिग्री हासिल करनी हो तो उनको ये भी नहीं पता होता कि किस स्टूडेंट को कौन सा लैपटॉप मिला है, और वो अगर बेचा हो। सारे सवालात के जवाब देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंट हियरिंग मुझे देनी पड़ेगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मेरे पास एक सेफ्टी लीवर है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज सिटिंग, बिकॉज ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया कि ये लैपटॉप XYZ कंपनी देगी, तो उसकी सिक्योरिटी मेरे पास पड़ी है, और उसकी अमाउंट उन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स से बहुत ह्यूज है स्टिल विच इज़ विद मी। इफ़ दे कैन नॉट कंसोलिडेट इट,
अगर वो रिकनसाइल नहीं कर पाएंगे तो आई विल फॉरफिट देयर सिक्योरिटी स्ट्रेट अवे। गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब मैं दूसरी बात कह दूं आपसे, मुख्तसर शिराज नहीं, मुझे शिराज ने तो पहले बड़ी बात कर दी हमारा, मुझे लेट्स हैव ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मुझे मेरी शिराज एक सेकंड बात। अच्छा, किस्सा क्या है कि ये लैपटॉप्स जो हैं ये टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ चीफ मिनिस्टर इसको खुद मॉनिटर करते हैं। हमारे मिनिस्टर बड़े डायनामिक हैं, सैयद अली रज़ा गिलानी इज़ देयर। सेक्रेटरी एजुकेशन की सरबराही में कमेटी बनी और जिस कमेटी का मैंने कहा कि फोर्टनाइट में रिपोर्ट आनी थी, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सीएम तक पहुंच गई है। हमें पता है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का प्रोसेस है या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। सो हमने मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ पे मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी कमेटी बना दी और उसकी रिपोर्ट्स में, और जो 2 माह पहले बनी थी, उसकी प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 15 डेज सीएम तक पहुंच गई। और बाकी क्योंकि उसमें फैक्ट फाइंडिंग होती है, फैक्ट फाइंडिंग इज नॉट अ थिंग जिसको आप स्ट्रेट अवे कर दें। नोबडी शुड बी condemned, ठीक है, क्योंकि ये बात आप मलिक साहब पहले भी कर चुके हैं कि अभी आपके रिपोर्ट 2 हफ्ते में। मगर मैं एक जो आखिरी सवाल जो करना चाहूँगी यहाँ, कि बहुत सारे नाक़िदीन कहते हैं कि स्टाइल ओवर सब्सटेंस, यानी कि आप लैपटॉप तो दे देते हैं लेकिन आप डिस्पैरिटी खत्म कर रहे हैं। अब देखें, मैं आला तालीम को किस तरह से, मेरी बात सुने, देखिए मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैं अफोर्ड नहीं करता कि मैं अपने बेटे को 70-80 हज़ार रुपए का लैपटॉप लेके दे दूं। तो वो लोग जिनके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चों को लेकर दें जो एक प्रिविलेज क्लास है, और वो जो बेचारे दे नहीं सकते, कैसे मैं उनको उस हक से मुस्तफीद ना करने दूं? अब मुझे मेरी बात सुनिए, कैन आई कैरी ऑन विद दैट डिस्पैरिटी? कुछ लोगों के पास है, हैव्स विल कीप ऑन हैविंग इट एंड हैव नॉट्स विल नॉट हैव इट। हमारे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, करने का। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पब्लिक डेट की, 18+ ट्रिलियन रुपीस की। गुज़िश्ता 3 बरसों में पाकिस्तान का पब्लिक डेट कर्जा जो है उसमें 35% इजाफा हो गया है, और इसकी लागत जो बताई जा रही है वो 18+ ट्रिलियन रुपीस है, खरबों रुपए का है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों को एडवाइज़र के तौर पे भी काम कर चुके हैं और केयर टेकर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब वक्त देने का। इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, उनसे इस मामले पर पूछगछ की गई कि इतना ज़्यादा जो इजाफ़ा हुआ है हमारे पब्लिक डेट में क्यों हुआ है, तो उनका कुछ जवाब ये था कि लोन्स जो हमने, एक तो ये कहना होता है कि प्राइवेट और पब्लिक डेट में फ़र्क है, तारीफ में फ़र्क है, वो हमें सेपरेट रखना चाहिए, जो एक दिफा आता है हुकूमत की जानिब से। तो अगर आप थोड़ा सा वजाहत कर सकते हैं कि पब्लिक डेट क्या होती है, प्राइवेट डेट क्या होती है? जी, बेसिकली आई थिंक पब्लिक डेट इज़ द वन विच इज़ इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर का डेट है वो उस तरफ आपको ले जाएगा। लेकिन ये पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक देयर इज़ अनदर एलिमेंट विच इज़ क्वाज़ी डेट, और क्वाज़ी डेट जो है मसलन हमारे जो IPPs हैं, इनकी जो पेमेंट्स हैं, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, तो वो अल्टीमेटली वो भी डेट जो है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर ही आ जाता है। सो उसको मिलाएं तो ये तो फिर 20 ट्रिलियन से भी ऊपर चले जाएगा। The issue is कि in 2008 जब when I left the government तो this debt was 6 ट्रिलियन, और अब ये अगर 18 ट्रिलियन भी है तो पिछले 8 सालों में ये तकरीबन 300% बढ़ गया, या कि 3 गुना बढ़ गया है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ अलार्मिंग। उसका रीज़न ये है कि ये डेट जो हमने इनकर किया है इसको हम ज़्यादातर कंज्यूम कर गए हैं। इसके साथ जो करंट एक्सपेंडिचर्स भी किसी हद तक उससे फाइनेंस हुए हैं, और जो पब्लिक सेक्टर के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट आई है वो भी हमें कोई ऐसी नज़र नहीं आती विच वुड गिव अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न, सो उसको आगे चल के आप रीपे कर सकें। सो द कैपेसिटी टू रीपे द लोन्स
I think has been impaired considerably since 2008. اور وہ جو ہے وہ ایک ورنگ ایلیمنٹ ہے, اور یہی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی یہی ایک قسم کی وارننگ دی تھی کہ جب تک آپ کی اکانومی جو ہے وہ گروتھ کی طرف نہیں آتی, آپ آؤٹ پٹ آپ انکریز نہیں کرتے, آپ کو یہ سروس لیکن سلمان صاحب ہماری جو گروتھ ریٹ ہے, ترقی کی جو شرح ہے, وہ تقریباً 5% تک تو پہنچ گئی ہے, اور IMF لون سے قرضوں سے بھی چھٹکارا تو ہم نے حاصل کر لیا ہے. دیکھیں ایکچولی وہ کویسچنیبل ہے, دی گروتھ ایسٹیمیٹس جو لاسٹ 2016 کے گروتھ کا کیا گیا تھا ایسٹیمیٹ وہ 4.7% تھا, بٹ اس پہ بھی خاصی ڈس ایگریمنٹ تھی, پرٹیکولرلی ان دی اکانومسٹ, انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ, سو کالڈ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ, جنہوں نے کہا تھا کہ یہ 3-3.5% سے زیادہ نہیں ہے. سو دیر از اے پرابلم آف اسٹیٹسٹکس ان پاکستان کے, ان کی ریلائبلٹی کس حد تک ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 4.7 اور 3.5 میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے, یہ اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپنسی بھی ہو سکتی ہے. So I think the real issue is کہ پاکستان کے لیے economic growth rate has to be at least 8-9%. اگر آپ نے یہ جو ہے unemployment کو آپ نے ہینڈل کر سکیں, اور آپ یہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے پرٹیکولرلی جب آپ ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو you need your exports to go up, your foreign exchange earnings to grow up. اور فارن ایکسچینج ارننگس کی جو ریشیو ہے ٹو آر ایکسٹرنل ڈیٹ وہ اب نیچے آ رہی ہے. ان ادر ورڈس کہ وی آر ناٹ ارننگ ایز مچ فارن ایکسچینج ٹو سروس دس ڈیٹ ایز وی یوز ٹو ڈو پریویسلی. سو دس از اگین این الارمنگ. یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی, کیونکہ جو حکومت کی طرف سے جو ایک دلیل پیش ہوتی ہے, دفاع اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ 2008 اور 2013 کے درمیان آپ نے ظاہر صحیح کہا تھا کہ جو قرضہ تھا وہ تقریباً 7 بلین روپیز تک تھا, لیکن اس کا جو اینول کمپاؤنڈڈ گروتھ ریٹ تھا وہ 19% تھا, اور اب وہ کم ہو گیا ہے اور 9.75% ہو گیا ہے. نہیں, آئی تھنک یہ بالکل غلط نمبر ہے کہ 9.7% گروتھ ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں نا 8 سالوں میں اگر 3 ٹائمز انکریز کر گیا قرضہ تو دیٹ مینس کہ یہ کم از کم ڈبل ڈیجٹ اراؤنڈ 20% گروتھ اگر ہوگی تو یہ 3 گنا بڑھے گا 8 سالوں میں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ نمبر 9.7% کا نمبر جو ہے وہ کوئی ویلڈ نمبر ہے. آئی تھنک کہ وی ہیو ٹو فیس دا فیکٹ کہ ہمارا ڈیٹ خاصا حد تک بڑھ گیا ہے, لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو سروس دیٹ ڈیٹ ہیز ناٹ انکریزڈ اکارڈنگلی جو کرنی چاہیے تھی. اور جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں, اور یہ IMF اور ورلڈ بینک دونوں کی جو طرف سے ایک قسم کی ریڈ سگنل آیا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ اگر اپنے ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے, اپنی اکانومی کی جو پروڈکٹیو آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں بڑھے گی, تو سی پیک کے جو لونز ہیں اور سی پیک کے تحت جو ہم پاور کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں IPPs کی فارم میں, وہ بڑی ہیفٹی پیمنٹس ہیں جو فارن ایکسچینج میں ہمیں کرنی پڑیں گی, اور وہ اکانومی کی جو کیپیسٹی ٹو سروس فارن ایکسچینج ہے وہ امپیئرڈ ہے, وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. سو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بڑے کیئرفلی یہ پروجیکٹس کو ہم امپلیمنٹ کریں, ہم امپلیمنٹ کریں. لیکن ایک سلمان صاحب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر سی پیک کی بات کی جائے تو بہت سارے کمرشل لونز ہیں, یعنی کہ ہمیں اس پہ انٹرسٹ دینا ہوگا, اور مجھے تو کہیں ایک جیسے کہتے ہیں جامع اعداد و شمار ملتے نہیں ہیں کہ کتنے لون ہے, کب ہے, انٹرسٹ کب پے کرنا پڑے گا, کیا ہوگا. دیکھیں اس میں ایک تو جو کمرشل لونز ہیں وہ تو پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں they are at rates which are let's say 5-6% آپ کو ڈالر ریٹ میں. وہ لائبر آج کل کیونکہ بہت لو ہے تو دس اسپریڈ اوور لائبر اگر 5% بھی ہوگا تو وہ ریٹ ایک لو ریٹ ہے. لیکن جب آپ IPPs کے اوپر بات کریں گے جو کہ آپ کے پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں, اور ان کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ بہت سے جو انرجی ایکسپرٹس ہیں جب وہ اس کی کیلکولیشنز کاسٹ کی کرتے ہیں اور ریل کاسٹ کی بیسس پہ کرتے ہیں تو وہ ریٹ آف ریٹرن از آلموسٹ 25-30%.
اور اس کو جب آپ اور اس میں پاور از آلموسٹ $35 بلین ان سی پیک، اور اس کے اوپر اگر آپ کو 20% بھی ریٹ آف ریٹرن دینا پڑے گا تو یو کین ویل امیجن کہ کتنا ہیوی وہ فورن ایکسچینج آپ کے اوپر لائبلٹی ہے. سو آئی تھنک کہ نمبر 1 کہ وہ ان کے اوپر ہم نے ایکسیسو ریٹرن دے دیا جسٹ ٹو گیٹ دس دیٹ. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہے یا پہلی بار حکومت کوئی بھی پاکستانی حکومت جو ہے انحصار کر رہی ہے اس قسم کے آؤٹ سائڈ فنڈ سے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کولیشن سپورٹ فنڈز جو امریکہ کی جانب سے آتے تھے وہ ہماری اکانومی کو کافی بوسٹ بھی کر رہی تھی. اب ہم چائنا اور سی پیک پہ کچھ انحصار کر رہے ہیں. دیکھیں اگر تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکن جو $7.5 بلین کیری لوگر بل کے تحت جو پاکستان کو ملا ڈیورنگ دی پریویس رجیم اینڈ پارٹ آف دس رجیم، وہ بیسکلی گرانٹ تھی which you didn't have to pay back, but that was more of a grant. And CSF جو coalition support fund تھی وہ آپ کو ملتی تھی reimbursement of your cost. سو اس کی ایک کوئی ڈیٹ لائبلٹی اس طرح سے نہیں تھی. لیکن اب جو ہم لونز انکر کر رہے ہیں وہ ان کی ڈیٹ لائبلٹی ڈیفینیٹلی بنتی ہے. Now for any developing country taking a loan is not a crime. لون آپ کو لینے چاہیے لیکن you have to be very careful کہ آپ اس کو اسپینڈ کیسے کرتے ہیں. اگر اس لون کو لے کے آپ نے کنزیوم کر لیا اور اس سے پھر آؤٹ پٹ نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کو اس کو ادا کرنے کے لیے اپنا ملک بیچنا پڑے گا. سو آئی تھنک کہ جب آپ بوروئنگ کرتے ہیں اسپیشلی اٹ شوڈ ناٹ بی فار کرنٹ کنزمپشن, اٹ شوڈ بی فار پروجیکٹس, اور پروجیکٹس ایسے پروجیکٹس جو کہ ایک ریٹرن جنریٹ کریں, جو آپ کی اکانومی کو گروتھ پاتھ پہ لے کے جا سکیں اور جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ اتنی انکریز ہو کہ وہ آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ لائبلٹی ہے اس سے آپ زیادہ ارن کریں گے تو وہ پھر ڈیٹ آپ کے اوپر برڈن نہیں بنے گا. So it is legitimate to use debt in your development policy, لیکن it is not legitimate to use debt and consume it and not produce the output which you need to service that debt. ٹھیک ہے, ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم بات کریں کہ 18+ ٹریلین ڈیٹ ہے تو یہ جو عام پاکستانی ہے اس پہ کیا کیسے اثر ہوتا ہے کہ ایک شخص پہ کتنا قرضہ ہوگا؟ دیکھیں آپ ایک تو یہ اسٹیٹسٹکس بے شمار کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہر بندے کے اوپر اتنے لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ گیا. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ جب کریں گے پبلک کو تو وہ اٹ ول بی اے ہائپوتھیٹیکل نمبر فار دیم بیکاز دے ڈونٹ سی کہ ان کے اوپر وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں چلو حکومت پہ یا ہمارے پہ تو نہیں ہے. بٹ دی ایشو از ویری کریٹیکل ان دا سینس کہ پاکستان کی بہت بڑی آبادی ہے. وی آر دا 6th largest country in the world. آلموسٹ 60% اس آبادی کا 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اور ہر سال کوئی تقریباً 20 سے 30 لاکھ یعنی کہ 2 to 3 million نیو جابس ہیو ٹو بی کریٹڈ ان دس اکانومی. اس کے لیے آپ کا جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اکنامک گروتھ اس سے آئے اور ایسے پروجیکٹس لگائے جائیں which add to the wealth of the nation in terms of output. مثلا پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جو سب سے ہائیسٹ ریٹ آف ریٹرن دیتے ہیں, those are the water projects. the بڑے ڈیمز اگر آپ بناتے ہیں, اریگیشن سسٹمز بناتے ہیں, براجز بناتے ہیں, اس سے جو پانی آپ کی فارمز میں جاتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کو جس نے سسٹین کیا ہے اوور دا لاسٹ 30 years are really basically the تربیلا ڈیمز اینڈ دا منگلا ڈیمز. اس کے بعد ہم نے پانی کو تو بالکل اگنور کیا ہے. اگر آپ آج PSDP دیکھتے ہیں تو پانی کے پروجیکٹس آر آلموسٹ مسنگ اوور دیئر. سو آئی تھنک کہ یو ہیو ٹو بی آپ بورو ضرور کریں. اٹ از فارچونیٹ دیٹ وی کین بورو منی ابراڈ, اور سی پیک میں بھی ہمارے پاس ایک آپشن نکلی ہے کہ چائنا کین انویسٹ اوور ہیئر. بٹ دا پروجیکٹس وچ وی سلیکٹ فار دیٹ should be the best possible projects for پاکستان, اور پاکستان کی آؤٹ پٹ بڑھانے کے لیے ان پروجیکٹس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ریٹ آف ریٹرن جنریٹ کریں گے کہ ایک تو وہ جو لونز ہیں وہ ریپے ہو سکیں وداؤٹ کازنگ ڈیٹ ٹریپ فار اس,
एंड सेकेंडली इतनी ग्रोथ हो कि ये एम्प्लॉयमेंट हमारी बने, क्योंकि गुर्बत और पावर्टी और मेल न्यूट्रिशन ये सारी जो है ये हमारी इकॉनमी की मिस परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये काम हो रहा है. सो आई थिंक वी नीड टू सेट प्रायोरिटीज राइट. सलमान शाह साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का. हमें अब ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद राहत फ़तेह अली खान को अवार्ड मिला और बलूचिस्तान में एक स्टंट स्कूल. वेलकम बैक टू द शो. पाकिस्तान के नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली खान अपनी शानदार गुलकारी से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और अब उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है. मज़ीद इस रिपोर्ट में. राहत फ़तेह अली खान को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का सफीर मुंतखब कर लिया गया है, जिसका ऐलान बरतानिया के शहजादा चार्ल्स ने लंदन गिल्ड हॉल में मुनक्किद किए गए ट्रस्ट के चौथे सालाना डिनर के मौके पर किया. ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट 2007 में शहजादा चार्ल्स ने कायम किया था, जिसका मकसद जनूबी एशिया से गुर्बत का खात्मा करना है. राहत फ़तेह अली खान ने इस सालाना डिनर के दौरान परफॉर्म भी किया और उनका साथ बरतानवी डीजे शाहिद खान ने दिया. मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने इस एजाज को हासिल करने पर बेहद खुशी का इजहार किया और उम्मीद दिलाई कि वो अपनी जानिब से कम्युनिटी में कुछ बेहतरी ला सकेंगे. राहत फ़तेह अली खान को नोबेल पीस प्राइज कॉन्सर्ट 2014 में परफॉर्म करने वाले पहले पाकिस्तानी का एजाज भी हासिल है. दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह हो मेरा कर तो पाकिस्तान में फनकारों की कोई कमी नहीं. बलूचिस्तान में बसने वाले नौजवान दुनिया के हैरान करने में किसी से कम नहीं. एक तरफ हज़ारा कम्युनिटी के नौजवान पार्कोर के लिए मशहूर हैं, तो आपको मिलवाते हैं बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग के खतरों के खिलाड़ी से. ये हैं गुलाम फारूक, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग से है. ये एक प्रोफेशनल स्टंटमैन है और अपने शहर में नौजवान लड़कों को स्टंट करने की तरबियत देते हैं. स्टंट भी ऐसे कि देखने वाले दंग रह जाएं. खतरों के इस खिलाड़ी का कहना है कि वो मुल्क में इस फन को जिंदा रखने के लिए कोशां हैं और नौजवान नस्ल को मुनफरिद और खतरनाक स्टंट की तरबियत इसलिए दे रहे हैं ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल में मुल्क का नाम रोशन करने के साथ साथ इस खतरनाक हुनर को जिंदा रख सकें. पहले मैं स्टंट देखता था डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक पे, तो मुझे भी यही शौक पड़ता था काश हम लोग कर सकते थे, लेकिन आज आपने देखा माशाल्लाह जो इवेंट मैंने किए वो डिस्कवरी वाले भी नहीं कर सकते. मुश्किलात तो बहुत से दरपेश होते हैं इसमें हमारे पास कोई सामान वगैरह सहूलत फैसिलिटीज़ नहीं है. अगर गवर्नमेंट हमें प्रमोट करे, हमें सपोर्ट करे, मजीद इससे भी हम लोग हाई लेवल की इवेंट कर सकते हैं. मेन चीज़ है सपोर्ट करना है. उनकी स्टंट अकेडमी में कीलों पर लेटना और चलना, खारदार तारों में खुद को लपेटना समेत दीगर खतरनाक स्टंट सिखाए जाते हैं. गुलाम फारूक का कहना है कि ये कमज़ोर दिल, कमज़ोर इरादे के अफराद का खेल नहीं, कमज़ोर दिल के लिए वाकई नहीं है. न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है. उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा. अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है. मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़. मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए खुदा हाफ़िज़.